तारीख थी 21 अप्रैल साल 2026। गीता नाम की एक महिला अपनी भतीजी को फोन करके उससे कहती है कि आज उसके फूफा आ रहे हैं, इसलिए वो दोनों बच्चों को स्कूल से घर ले आए। शीतल भी हामी भर देती है, लेकिन स्कूल जाने से पहले वो अपनी बुआ के पास जाती है और देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा बंद है। शीतल को लगता है कि वो शायद सो रही होगी, इसलिए वो दोनों बच्चों को लेने स्कूल चली जाती है। लेकिन जब वापस लौट कर आती है तब भी दरवाजा बंद ही होता है। ये देखकर वो कई बार आवाज लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो अपने भाई सचिन को बुलाती है और दोनों मिलकर जब दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल जाती है। लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्या देखा अंदर? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस केस फाइल की शुरुआत होती है बरेली जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र से, जहां वैष्णो धाम कॉलोनी में भारत सिंह यादव नाम का एक शख्स अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। भारत सिंह की फैमिली में उसकी वाइफ गीता यादव और 2 बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे का नाम था दृश्य यादव और उसकी उम्र करीब 14 साल के आसपास थी, जबकि छोटे बेटे का नाम था हर्ष और वो भी करीब 12 साल का था। ये छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। आपको बता दें, भारत सिंह और गीता की शादी को हुए 15 साल बीत चुके थे। इनकी शादी साल 2011 के आसपास हुई थी और उस वक्त दोनों की उम्र भी बहुत कम थी। लेकिन दोनों ही परिवार जल्द से जल्द अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे। इसलिए जैसे ही भारत के परिवार को गीता के बारे में पता चला तो वो उसका रिश्ता लेकर उत्तर प्रदेश के बदायूं में पहुंच गए। दरअसल गीता की फैमिली बदायूं की रहने वाली थी। वो जो भारत की फैमिली से मिली और भारत को देखा तो उन्हें अपनी बेटी के लिए वो एकदम परफेक्ट हस्बैंड लगा, क्योंकि वो आर्मी में एक सरकारी फौजी के रूप में तैनात था। भारत के पास आर्मी की एक सेफ और रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब थी, जिसके जरिए वो महीने में अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लिया करता था। इसके अलावा भारत का परिवार बहुत सीधा और संस्कारी था, जिनसे मिलकर गीता की फैमिली को लगा कि उनकी बेटी को इस घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने गीता का रिश्ता भारत के साथ तय कर दिया और इस तरह साल 2011 में दोनों की शादी हो गई। भारत गीता को लेकर बरेली जिले के वैष्णो धाम कॉलोनी में आ गया, जहां दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। भारत जॉब की वजह से ज्यादा टाइम बाहर ही रहता था, पर वो रोज गीता से फोन पर बातचीत करता था और छुट्टी लेकर मिलने भी आया करता था। गीता भारत के साथ काफी खुश थी और दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से कभी भी उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और 15 साल इसी तरह गुजर गए। इसी दौरान गीता और भारत 2 बच्चों के पेरेंट्स भी बने, जिनके आने के बाद एक छोटा सा परिवार कंप्लीट हो गया। भारत चाहता था कि उसके बेटे शुरुआत से ही बेहतरीन और डिसिप्लिन्ड माहौल में एजुकेशन हासिल करें, इसलिए उसने अपने बच्चों का एडमिशन आर्मी स्कूल में कराया और गीता से उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देने को कहा, क्योंकि भारत की पोस्टिंग फिलहाल पंजाब के फिरोजपुर में हुई थी, इसलिए उसे अपने परिवार से दूर फिरोजपुर में रहना पड़ता था। हालांकि उसकी गैर मौजूदगी में गीता पूरे घर को तो अच्छे से मैनेज करती ही थी, साथ ही बच्चों की भी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। उसे कोई मेड वगैरह भी नहीं लगा रखी थी, बल्कि अकेले ही पूरे घर का वो काम करती थी। सुबह स्कूल के लिए तैयारी से लेकर रात के खाने तक की पूरी जिम्मेदारी गीता की थी। इसके अलावा भारत जो पैसा भेजता था, गीता उन्हें बहुत ही समझदारी से खर्च करती थी, जिस वजह से भारत को भी उससे कोई शिकायत नहीं होती है। वो बिना किसी फिक्र के फिरोजपुर में रहता था, क्योंकि उसे पता था कि गीता ना सिर्फ घर की 4 दीवारी को संभाल सकती है, बल्कि दोनों बच्चों को एक माँ और पिता दोनों का प्यार देकर उनका फ्यूचर भी संवार सकती है। इसलिए वो बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी करता था और छुट्टी लेकर ही अक्सर घर आता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान तारीख आती है 21 अप्रैल साल 2026। सुबह के टाइम गीता अपनी भतीजी शीतल के पास फोन करती है और उससे कहती है कि तुम्हारे फूफा घर आ रहे हैं, इसलिए आज तुम दोनों बच्चों को स्कूल से घर ले आना। इस पर शीतल भी हामी भर लेती है और 3 घंटे बाद जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है, शीतल दृश्य और हर्ष को लेने के लिए जाने लगती है। पर वो स्कूल जाने से पहले गीता से मिलने के बारे में सोचती है, ताकि उसे बता सके कि वो स्कूल जा रही है। इसी सोच के साथ शीतल गीता के घर पहुंचकर उसे दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाती है, पर वो एक बार भी जवाब नहीं देती। ये देखकर शीतल को लगता है कि शायद बुआ सो रही है, इसलिए वो हर्ष और दृश्य को लेने के लिए स्कूल चली जाती है। और कुछ देर बाद जब वापस आती है तो देखती है कि गीता के कमरे का दरवाजा अब भी बंद है और अंदर कूलर चल रहा है। वो कई बार गीता को आवाज लगाती है, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं आता। ये देखकर शीतल को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो तुरंत ही फोन करके अपने भाई सचिन को यहाँ बुला लेती है, जो यहाँ पर आने के बाद अपनी बुआ को कई आवाजें लगाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सचिन और शीतल मिलकर किसी तरह दरवाजे को खोलते हैं और जब अंदर का नजारा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने गीता की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी बॉडी में अब कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर शीतल और सचिन उसे लेकर फौरन ही हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर्स गीता को चेक करने के बाद बता देते हैं कि यह अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी अचानक उनकी नजर गीता के गले पर पड़ती है, जिस पर गला दबाने के गहरे निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे।
डॉक्टर से निशान को देखकर समझ जाते हैं कि गीता की जान खुद नहीं गई है, बल्कि उसे मारा गया है। इसलिए फौरन ही पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी जाती है। जो सुनते ही पुलिस बिना टाइम गवाए फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और गीता को देखने के बाद उसकी भतीजी शीतल से पूछताछ करती है। जो पुलिस को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच सच बता देती है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था गीता के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया है। खैर पुलिस अब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है ताकि ये क्लियर हो सके कि क्या सच में उसे मारा गया है। इसके बाद पुलिस गीता की फैमिली को भी उनकी बेटी के बारे में बता देती है, जो रोते बिलखते वहां पहुंचते हैं और पुलिस से जल्द मुजरिम को पकड़ने के लिए कहते हैं। और ऐसे ही पुलिस भी चाहती थी, इसलिए वो गीता के घर की तलाशी लेने का फैसला करती है ताकि कोई क्लू मिल जाए। लेकिन घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। जो सामान जहां पे रखा गया था वो वहीं पे मौजूद था। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि जो मुजरिम है उसका इरादा चोरी करने का तो नहीं था, बल्कि वो सिर्फ गीता को मारने ही आया था। लेकिन वो था कौन, ये जानने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू कर देती है। और तब उन्हें एक फुटेज में करीब 11:17 पर एक शख्स गीता के दरवाजे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को कपड़े से कवर कर रखा था और हाथ में एक छाता इस तरह से तान रखा था कि गली में लगे कैमरों में उसका चेहरा ना आ सके। वो सुबह करीब 11:17 पर गीता के दरवाजे पर गया और कुछ सेकंड्स बाद गीता दरवाजा खोलने के लिए आई, जिसके बाद वो शख्स घर के अंदर चला गया और ठीक 58 मिनट बाद यानी दोपहर के 12:15 पर उसी तरह छाता ताने तेज कदमों से गली से बाहर चला गया। हालांकि फेस कवर होने की वजह से पुलिस उसकी पहचान नहीं कर पा रही थी, लेकिन इतना तो समझ में आ गया था कि उस शख्स को गीता पहले से जानती थी, तभी गीता ने उसे अंदर आने दिया था। लेकिन वो था कौन, ये जानने के लिए पुलिस वही फुटेज शीतल और सचिन को दिखाती है, जो उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन जब गीता का बड़ा बेटा दृश्य उस फुटेज को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है और पुलिस से कहता है कि सर ये तो मेरे पापा हैं। ये सुनकर पुलिस को पहले तो यकीन ही नहीं होता, क्योंकि भारत तो फिरोजपुर में तैनात था और वो भला अपनी पत्नी को क्यों मारेगा। इसलिए पुलिस दृश्य से कहती है कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि ये भारतीय है। तब वो कहता है कि भले ही चेहरा छुपा हुआ हो, लेकिन छाता पकड़ने का तरीका और चलने का जो ढंग है, कपड़े और जूते जो हैं, वो उसके फादर भारत सिंह यादव से मैच होते हैं। अब क्योंकि दृश्य इतने कॉन्फिडेंस के साथ सब बोल रहा था, इसलिए पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो भारत सिंह का पता लगाने में जुट जाती है और फिरोजपुर के बटालियन में कॉल करके जब उसके बारे में पूछती है तो पता चलता है कि भारत तो 17 अप्रैल को ही अपनी वाइफ की बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर चला गया था, लेकिन वो अपने घर क्यों नहीं आया और 17 अप्रैल से किसके साथ था, ये सवाल पुलिस को परेशान कर रहे थे। पुलिस अब उसकी लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू करती है। तब खुलासा होता है कि वो 21 अप्रैल को सुबह 11 बजे से लेकर 12:17 तक गीता के घर के आसपास था और यहाँ से निकलने के बाद उसने एक नंबर पर कॉल किया था जिस पर वो पिछले काफी सालों से बात कर रहा था। पुलिस जब इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो सुरभि यादव नाम सामने आता है, जो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के परवेज नगर की रहने वाली थी। पुलिस फौरन ही उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर पूछताछ शुरू करती है कि आखिर उसका और भारत का क्या रिश्ता है। शुरुआत में तो सुरभि उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है, लेकिन जब पुलिस अपना सख्त रवैया इख्तियार करती है तो वो सच्चाई कबूल करते हुए कहती है कि वो पिछले 5 साल से भारत के साथ रिलेशन में है और उसी ने गीता को मारा है। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब पुलिस भारत से ही सुनना चाहती थी। इसलिए पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब के फिरोजपुर कंटोनमेंट और उसकी पॉसिबल लोकेशंस पर भारत को ढूंढना शुरू कर देती हैं, जो पुलिस के बढ़ते दबाव की वजह से 29 अप्रैल 2026 को खुद ही बरेली के कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देता है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद पुलिस उसे रिमांड पर थाने लेके आती है और फिर शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। भारत बिना किसी जोर जबरदस्ती के मान लेता है कि हाँ, उसी ने गीता को मारा है, जिसके पीछे की वजह है सुरभि। दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत और गीता की शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, जिस वजह से दोनों को शादी से पहले एक दूसरे को समझने का मौका नहीं मिला। हालांकि शादी के बाद भारत ने गीता के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की और उसे लेकर बरेली आ गया। उसने यहाँ पर एक मकान खरीदा और गीता के साथ अच्छे से रहने लगा। कुछ वक्त के बाद दोनों के 2 बच्चे हुए और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन साल 2021 में सब कुछ बदल गया। भारत अपनी ड्यूटी की वजह से फिरोजपुर में रहता था। इस दौरान वो खाली वक्त में फेसबुक यूज किया करता था और एक दिन अचानक उसकी नजर बदायूं के रहने वाली सुरभि यादव की प्रोफाइल पर आई। भारत ने सुरभि को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे सुरभि ने एक्सेप्ट कर लिया और बातों का सिलसिला शुरू हो गया और दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर भी दे दिया। सुरभि को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भारत ने उसे अपने शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब उनकी बातें चैटिंग से बढ़कर फोन कॉल और वीडियो कॉल तक पहुंची तो भारत ने सुरभि से साफ झूठ बोला कि वो अभी सिंगल है
उसने आर्मी में नौकरी की वजह से अब तक शादी नहीं की। सुरभि ने भी भारत की बातों पर यकीन कर लिया और कुछ महीनों तक लगातार फोन पर लंबी लंबी बातें करने के बाद दोनों ने पहली बार असल जिंदगी में मिलने का फैसला किया। भारत छुट्टी लेकर सीधा बदायूं पहुंचता है और सुरभि को लेकर एक होटल के रूम में जाता है, जहां दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और ये सिलसिला इसी तरह अब चलता रहता है। भारत सुरभि को दिल दे बैठा था, वहीं सुरभि भी उसे पसंद करती थी, जिसके चलते इनके बीच अब रिश्ता शुरू हो जाता है। भारत गीता को धोखा देकर आर्मी से मिलने वाली छुट्टियों का यूज सुरभि से मिलने के लिए करने लगता है और गीता से कहता है कि कोई इमरजेंसी आ गई है, इसलिए उसकी छुट्टियां आखिरी टाइम पर कैंसिल कर दी गई हैं। कई बार वो झूठ बोलता था कि उसकी ड्यूटी किसी बड़े अधिकारी के साथ या किसी बेहद जरूरी सरकारी काम में लगा दी गई है, इसलिए वो इस बार घर नहीं आ पाएगा। घर पर झूठ बोलने के बाद भारत ट्रेन या बस पकड़ता और सीधे बदायूं जिले के परवेज नगर या सुरभि के बताए गए ठिकाने पर पहुंच जाता था। वो अपनी छुट्टियों के 10 से 15 दिन चुपचाप सुरभि के साथ बिताता था और गीता का फोन आने पर अक्सर अपना मोबाइल बंद कर दिया करता था। बाद में ऑन होने पर वो बहाना बनाता कि वो किसी ऐसे सिग्नल फ्री या पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग पर था जहां नेटवर्क नहीं आता है। इस धोखे का सबसे बुरा असर भारत सिंह के दोनों बेटों दृश्य और हर्ष पर पड़ रहा था। दिवाली, होली या बच्चों के बर्थडे जैसे बड़े मौकों पर भी भारत घर आने के बजाय छुट्टियां लेकर गायब रहता था। गीता को लगता था कि उसका पति देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात है, इसलिए वो बिना कोई शिकायत किए अकेले ही बच्चों की सभी जिम्मेदारियां संभालती थी। ये खेल काफी टाइम तक चलता रहा और धीरे धीरे भारत ने घर पर पैसे भेजना भी कम कर दिया, बल्कि अब वो सुरभि के खर्चे उठा रहा था जो पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गई थी। भारत अपनी सैलरी में से हर महीने लगभग 15,000 रुपए सुरभि के अकाउंट में ट्रांसफर करता था ताकि उसके खर्चे पूरे हो सके। इधर गीता अब हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम पैसों में घर को कैसे मैनेज करें। उसने भारत से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात को टाल देता। गीता को अब लगने लगा था कि भारत जरूर उससे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। इसलिए कुछ टाइम के बाद वो छोटे बेटे हर्ष की तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी लेकर घर आया तो गीता ने चुपचाप उसके फोन को चेक किया और तब उसे सुरभि के बारे में पता चला, जिसके साथ भारत का अफेयर चल रहा था। दोनों की साथ में कई आपत्तिजनक फोटोज भी थी, जिन्हें देखते ही गीता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने भारत से साफ कहा कि वो सुरभि से दूरी बना ले, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसलिए गीता ने खुद सुरभि को कॉल किया और सख्त लहजे में वार्निंग देते हुए कहा कि भारत उसका हस्बैंड है और इनके 2 बच्चे हैं, इसलिए वो उससे दूर रहे। ये सुनने के बाद सुरभि के होश उड़ गए, क्योंकि वो अब तक भारत को कुंवारा समझ रही थी। लेकिन उसने भारत से रिश्ता तोड़ने के बजाय एक बेहद खौफनाक रास्ता चुना। सुरभि ने भारत से कहा कि भले ही उसने झूठ बोला हो, लेकिन अब वो इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब वो शादी करना चाहती है। लेकिन उससे पहले भारत को गीता को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना होगा। भारत सुरभि के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए वो सुरभि की बात मान लेता है और दोनों मिलकर गीता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं, जिसके तहत 17 अप्रैल को भारत गीता की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता है और सीधा बदायूं में सुरभि के पास पहुंच जाता है, जहां वो करीब 3 दिन उसके साथ ही रुकता है। भारत ने तय किया था कि वो गीता को ऐसे टाइम पर मारेगा जब दोनों बच्चे घर पर ना हो, ताकि कोई चश्मदीद गवाह ना बचे और काम आसानी से हो जाए। इसके लिए बच्चों के स्कूल का जो टाइम था सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे के बीच का, वही समय चुना गया। जिसके बाद उसने 20 अप्रैल को गीता को फोन किया और उससे कहा कि मैं घर आ रहा हूं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीता को लगा कि शायद भारत को अपनी गलती का एहसास है और वो सुधर चुका है, इसलिए उसने 21 अप्रैल की सुबह शीतल से कह दिया कि वो दोनों बच्चों को स्कूल से घर ले आए ताकि ये दोनों आराम से बैठकर बात कर सकें। भारत प्लान के मुताबिक सुबह 11:17 पर हाथ पे छाता ताने और फेस को कवर किए घर के अंदर दाखिल होता है, जहां गीता उसे देखते ही खुश हो जाती है, लेकिन वो अगले ही पल उसका गला दबाने लगता है और उसे मारने के बाद बॉडी को वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। उसे लगा था कि पुलिस उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन उसी के बेटे दृश्य ने उसका भांडा फोड़ दिया। फिलहाल भारत और सुरभि दोनों जेल में हैं, जिनकी जमानत खारिज हो चुकी है और कोर्ट में उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है। देखिए, फेसबुक पर शुरू हुआ ये अफेयर, जिसे भारत सिंह और सुरभि अपनी मोहब्बत समझ रहे थे, उसने अंत में उन्हें क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ बदनामी, समाज की थू-थू और जेल की काल कोठरी। 15 साल की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़कर 2 बच्चों को अनाथ बनाकर आज दोनों सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चंद दिनों के रिश्तों के लिए अपने सालों पुराने परिवार को दांव पर ना लगाएं, वरना अंजाम यही होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस केस पर? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।